हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हम हिस्ट्री के स्पेशली दिल्ली पुलिस का बैच हम लेके आए हैं, जिसमें आप सभी के लिए हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कंसेप्ट जो भी होंगे उसको भी साथ साथ क्लियर करते चलेंगे। सो मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट जल्दी से जल्दी क्लास में जुड़ जाएं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड आफ्टरनून कृतिका, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? हेलो कृतिका, हेलो ममता, लोकेश, नमस्कार। देखिए, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए हम ये बैच लेके आए हैं। आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, तो फोकस रहिए स्टूडेंट्स। अब की बार हमें अपना एग्जाम क्रैक करना ही है। हिस्ट्री का हमें कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। देखिए, जो पीछे वाली अब तक मैंने आपकी क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट किया था। उसकी आपकी प्लेलिस्ट बन गई होगी, नहीं बनी है तो बन जाएगी। सो उस प्लेलिस्ट में आपसे वहां से कर सकते हैं, वरना अगर यहाँ से जो अपना सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए जो अपनी ये क्लासेस हैं, इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही जितने भी आपके टॉपिक होंगे सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये सेकंड क्लास है। अब तक पीछे वाली जो कल जो क्लास की थी उसमें भी हमने कुछ जो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक थे, जो 1857 का हमारा विद्रोह था, उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। इसी के साथ साथ क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रही हूं कि ये स्पेशल ऑफर आप सभी के लिए सिर्फ 16 सितंबर तक ही लिमिट है इसकी। तो जितना जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिए, आप सभी के लिए है। 16 सितंबर तक वैलिड रहेगा, यानी आज 14 हो गई है, आपके पास सिर्फ 2 दिन है। इस ऑफर को जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। अनलॉक 20 आप कोड यूज करेंगे, जिसमें आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो बैच है वो मिल रहा है आपको ओनली इन 399। ओनली 399 में आपको ये बैच मिल रहा है। इसी के साथ साथ जो एचटेट का बैच है वो आपको मिल रहा है 599 में। अनलॉक 20 कोड आप यूज करेंगे, तो जितना जल्दी हो सके इस ऑफर को पा लीजिए। सिर्फ 16 सितंबर तक ये ऑफर वैलिड है। और इसी के साथ साथ जो हमारा स्पेशल हिस्ट्री का है, जैसे मैं आपकी प्लस पे भी जो हिस्ट्री का जो थियोरी बैच है आपका वो स्टार्ट कर चुकी हूँ। हम ऑलमोस्ट 3-4 टॉपिक कवर कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। वहां पे हम कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री थियोरी क्लास हम रखेंगे। और उसी में आपका जो सिर्फ हिस्ट्री का बैच है वो आपको मिल रहा है कितने में? 199 में। सिर्फ 199 में आपको मिल रहा है ओनली हिस्ट्री बैच। अगर आपको सिर्फ हिस्ट्री का बैच चाहिए तो वो आपको 199 में मिल रहा है। अगर आपको कंप्लीट दिल्ली पुलिस बैच लेना है तो वो आपको मिल रहा है सिर्फ 399 में। तो जितना जल्दी हो सके इनरोल कर लीजिए। इसी के साथ साथ जो एचटेट का अगर आपका एग्जाम आ रहा है या सीईटी का भी आ रहा है, तो उसके लिए भी बैच आपके लाइव हो चुके हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय मां सरस्वती जी, नमस्ते जी। सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपकी स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं, जहां से आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाती हैं। और प्लस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना पूरा थियोरी कोर्स इंडियन हिस्ट्री का। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, Which British governor ended the dual system of government in Bengal? किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को समाप्त कर दिया? दोहरी प्रणाली को, जो ड्यूअल सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया था। किस ब्रिटिश गवर्नर ने किया था बताइए बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, जॉन शोर या फिर विलियम बेंटिक? बताइए। इंडिविजुअल हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ओके, एक हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया है बी के लिए, वॉरेन हेस्टिंग के लिए। चलिए बाकी सब भी आंसर देंगे। कृतिका बी, ओके। एंड बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी बोल दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जल्दी से ज्वाइन कर लें। चलिए बताइए।
रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, जॉन शोर या फिर विलियम बेंटिक? कौन थे, कौन से गवर्नर थे जिन्होंने ड्यूअल सिस्टम जो है उसको खत्म कर दिया था? लवकेश बी। ओके चलिए, बाकी सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे। देखिए ड्यूअल सिस्टम क्या था, बंगाल का ड्यूअल सिस्टम जहां रॉबर्ट क्लाइव था 1765 में, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। 1765 में बंगाल में दो तरीके यानी ड्यूअल सिस्टम, दो तरीके की जो गवर्नमेंट है, दो पार्ट में वो स्टार्ट की गई थी। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। उसी की बात यहाँ पे चल रही है। इनमें से कौन से दो ड्यूअल सिस्टम में क्या क्या चीज आती थी? एक तो आती थी आपकी क्या, दीवानी, और एक थी निजामत। ये दो ड्यूअल पार्ट थे किसके, जो ड्यूअल सिस्टम जहां पे बात की गई है वो यही दो, दोहरी प्रणाली यही है। एक है आपका दीवानी, दूसरा है आपका क्या, निजामत। निजामत क्या है और दोहरी क्या है, ये दीवानी क्या है? देखिए जो दीवानी है इसका मतलब है, दीवानी वो होते हैं इनके पास अधिकार होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने का। दे हैव राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू। जो रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करने का जो रोल होता है वो दीवानी का होता है, जो कि इनको कंपनी को देना होता है। इसके बाद निजामत, जो निजामत क्या है, निजामत क्या है, ये कुछ प्रशासनिक अधिकार होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट होते हैं किसके पास, नवाब के पास। ये है आपके नवाब के कुछ प्रशासनिक अधिकार हैं, वो है ये। ये दो दीवानी और निजामत ये दोहरी प्रणाली है, दोहरी प्रणाली यानी डुअल सिस्टम है, जो बटा हुआ था 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा ये किया गया था। तो यहाँ पे इस दोहरी प्रणाली को समाप्त किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, दीवानी जो है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था, जो कि ब्रिटिश जो कंपनी को देना होता था इनको। चलिए ऑप्शन नंबर बी, लवकेश, कृतिका, इंडिविजुअल। ओके सबसे ज्यादा हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर बी को। चलिए बताइए, कौन थे वॉरेन हेस्टिंग, कौन थे? जो आप बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी, चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वॉरेन हेस्टिंग इन्हीं किसका आंसर होगा। बट ये थे कौन, वॉरेन हेस्टिंग जो आपने बताया, कौन थे ये? कृतिका, हाँ जी, लॉक कर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी को। जो वॉरेन हेस्टिंग थे वो कौन थे? जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था उसके अंडर क्या बने थे ये वॉरेन हेस्टिंग? द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हाँ जी, पहले गवर्नर और पहले गवर्नर जनरल दोनों यही थे बंगाल के, वॉरेन हेस्टिंग। इन्होंने ही जो है डुअल सिस्टम जो है उसको खत्म किया था, जो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिचर्ड वेलेस्ली वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम। जो रिचर्ड वेलेस्ली थे उनके बारे में आपसे पूछा गया है, वो भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? 1806 से 10 के बीच, 1811 से 1816 के बीच,
17 से 22 के बीच या 1798 से 1805 के बीच जो रिचर्ड वेलेस्ली थे वो कौन से समय पे इंडिया के गवर्नर जनरल थे, बताइए। 1798 से 5 इंडिविजुअल। ओके, एक हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर डी के लिए आया है। बाकी सब भी आंसर देंगे। चलिए, क्लास ज्वाइन करके वापस भाग जाते हो, गलत बात है। कृतिका डी। ओके, चलिए। हाँ जी आचार्य जी, आपकी हाई हो गई है। अब कृपया करके शांत बैठिए। अगर आपको क्लास अटेंड करनी है तो आप शांति से क्लास अटेंड करनी है, वरना आप बहुत ही रिस्पेक्टफुली आप यहाँ से जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। रिचर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल कब से कब तक थे? दो हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर डी के लिए है, बताएंगे। बाकी सब चलिए आंसर दीजिए। योगेश डी। ओके, रिचर्ड वेलेस्ली ने क्या था? रिचर्ड वेलेस्ली ने जिस समय पे रिचर्ड वेलेस्ली जो थे उसी समय पे इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को सब्सिडियरी अलायंस है उसको इसने फॉलो किया था। जो सब्सिडियरी अलायंस है वो इनके द्वारा फॉलो की गई थी, और इन्हीं के अंडर में कौन कौन सी स्टेट थे, यानी कौन कौन से प्रोविंसेस हुआ करते थे जो सब्सिडियरी अलायंस के अंडर में आ गए थे रिचर्ड वेलेस्ली के अंडर में। देखिए, कुछ एक स्टेट थे जैसे कि आपका था जो भरतपुर वाला था राजस्थान का, इसके अलावा मैसूर था, और जो बूंदी था मेनली जो राजस्थान वाला एरिया था उसके कुछ पार्ट थे। इसके अलावा थे जैसे जयपुर है, जोधपुर है, मैसूर है, बूंदी है, भरतपुर है। इसके अलावा जो निजाम थे, कौन से, द निजाम ऑफ हैदराबाद थे, वो सब उन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। और रिचर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडियरी अलायंस की जो इन्होंने रिचुअल जो ट्रेडिशन बना रखा था, जो सब्सिडियरी अलायंस का ये जो अलायंस करते थे किनके साथ, जो प्रोविंसेस के जो कौन होते थे रूलर्स, उनके साथ। तो ये इन्होंने फॉलो किया था भारत में, और उसी टाइम पे इन सब ने जो है सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट भी किया था। और इन्हीं के टाइम पे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी 1800 में। तो सीधा सा आपको पता चल रहा है कब रहे होंगे, आपके सामने आंसर आ ही गया है। चलिए बताइए। हाँ जी, मैसूर, अवध है, मराठा है, जोधपुर है, जयपुर है, भरतपुर है, तंजौर है, निजाम है, हैदराबाद ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद है। ये सब इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट किया था। और इसी समय पे 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। किस लिए हुई थी फोर्ट विलियम की स्थापना? जो फोर्ट विलियम कॉलेज था, टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट थे उनको ट्रेन करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए उनको इस कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 में। सो द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रिचर्ड वेलेस्ली थे, वो 1798 से 1805 के बीच में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, चलिए बताइए, which of the following British officer issued the infamous crawling order whereby Indians had to crawl on four to pass an ally? निम्नलिखित में से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, दूसरों के कमेंट्स पे, दूसरों की बातों पे कमेंट फोकस मत कीजिए।
चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रोलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को एक गली से गुजरने के लिए सभी चार पैर मतलब चारों यानी हाथ और पैरों की सहायता से पेट के बल रेंगना पड़ता था। ये आपसे पूछा गया है। जनरल डायर, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन। बताइए, काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्लॉक के लिए मुझे टीम को बोलना पड़ता है, और मैं आपको उस दिन भी मैं आपको भूल गई थी, बट कोई नहीं, चलिए आज करवा देंगे। आज मैं याद रखूंगी, मुझे टीम को बोलना है। लवकेश, डी। ओके, इंडिविजुअल डायर। ओके, योगेश, सी। कृतिका, ए सी और डी। जनरल डायर, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड कर्जन। चलिए, तीन हमारे पास आंसर आ गए। बी कौन बताएगा? इंडिविजुअल जलियांवाला बाग। ओके, मतलब ये इस समय पे ये कानून एक क्रोलिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर जारी किया था इसने, जिसके तहत जो भारतीय थे, एक गली थी ऑलमोस्ट 180 मीटर की एक गली थी, जिसमें से भारतीयों को जो है, भारतीयों को रेंग कर वहां से जाना पड़ता था। ये एक पनिशमेंट थी। और क्यों दी गई थी ये पनिशमेंट? डज एनीवन नो? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग। हाँ जी, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और ये उसी समय की घटना है। कृतिका, सी। लॉर्ड इरविन। ओके, कोई नहीं, सभी बता दीजिए, सब ऑप्शन बता दीजिए, कोई एक तो सही होना ही है। क्रॉलिंग ऑर्डर। देखिए, 11 अप्रैल 1919 को, 11 अप्रैल 1919 को जब इंडियन जो भारतीय जो थी, जो भीड़ थी, एक क्राउड थी, वो क्या थी, लाइक जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनकी भाग दौड़ में एक लाइन यानी एक छोटी सी गली थी, जिसमें से भाग दौड़ की वजह से मिस मार्शेला थी, एक एक ब्रिटिश थी, मिस मिस मार्शेला, एक ब्रिटिश लेडी हुआ करती थी, मिस मार्शेला। तो जो उस गली से गुजरते, यानी जो ये थी मिस मार्शेला, उसी गली से गुजर रही थी। उसी समय पे जो क्राउड था, जो भारतीयों का क्राउड था, जो कि प्रोटेस्ट कर रहा था, सो भीड़ की वजह से ये क्या है, ये वहां पे इन पे लाइक थोड़ा अटैक हो गया था, ये गिर गई थी गली में। और इसी वजह से जो जनरल डायर थे, उन्होंने, और उसी के बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को फिर क्या हुआ, तेरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो फिर 13 अप्रैल 1919 को हुआ, क्योंकि जनरल डायर ने क्या है, मार्शल लॉ लगा दिया था, जिस वजह से ये था कि कोई भी दो लोग हैं वो एक साथ मीटिंग नहीं कर सकते, दो से अधिक लोग हैं वो खड़े नहीं हो सकते। तो 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग पे जो ओपन फायर हुई थी, तो उसमें जो लोग मारे गए थे, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद 19 अप्रैल 1919 को, 19 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, इस दिन इन्होंने ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर, एक हफ्ते के बाद, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के एक हफ्ते बाद, इन्होंने ऑर्डर दिया था, किसका? क्रॉलिंग ऑर्डर दिया था, यानी भारतीयों को सजा दी गई थी कि जिस गली में मिस मार्शेला जो थी, इन पे अटैक हुआ था, जो गिर गई थी, उसी गली से उनको, अराउंड 180 मीटर की ये गली थी, यहां से इनको क्रॉल करके निकलना होगा, यानी रेंगते हुए यहां से निकलना होगा। एक सजा के रूप में ये दिया गया था, किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया था। सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
हाँ जी मिस मार्शेला एक ब्रिटिश से ही एक क्रिश्चियन मिशनरी हुआ करती थी, उसको बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया था। गुड आफ्टरनून अंजू, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सो द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जनरल डायर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was the then governor general of British India when सती प्रथा became illegal and punishable? जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय हो गई तो ब्रिटिश भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? जिस समय पे सती प्रथा को अवैध कर दिया गया था, पनिशेबल दंडनीय कर दिया गया था, तो उस समय पे ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपसे पूछा गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या वॉरेन हेस्टिंग? हाँ जी लोकेश, बहुत बुरी सजा है, ऐसी सजाएं बहुत भुगती हैं हमने आजादी से पहले। जो हमारे जिन्होंने ये स्ट्रगल किया है आजादी के लिए, उन सब ने ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें देखी हैं। सती प्रथा को खत्म किसने करवाया था और उसको एज ए क्या क्राइम अनाउंस कर दिया था कि जो सती प्रथा होगी वो एक क्राइम होगा, एक अपराध होगा? कौन से गवर्नर जनरल की सहायता से ये करवाया गया था, बताइए। लवकेश सी, इंडिविजुअल बेंटिक कृतिका सी, ललित सी, ओके अंजू, लवकेश, योगेश सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सबका आंसर सी ही है। किस समय पे, कब हुई थी ये? देखिए ये हुई थी 1829 में, इसको अवैध कर दिया गया था, दंडनीय कर दिया गया था 1829 में सती प्रथा को। और कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद करवाया था, किनकी मदद से? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही ये क्रेडिट जाता है कि जो सती प्रथा था, जो सती प्रथा थी उसको 1829 में अवैध करवा दिया गया था, क्राइम एज घोषित करवा दिया गया था, दंडनीय यानी पनिशेबल उसको करवा दिया गया था। सो द ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। योगेश, सती प्रथा नहीं पता आपको? यानी जो प्राचीन समय पे क्या होता था कि अगर जैसे एक हस्बैंड वाइफ में से अगर हस्बैंड की डेथ पहले हो जाती है तो उसकी वाइफ को है उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था, यानी उसको सती होना पड़ता था, जिंदा उसको जला दिया जाता था। ये सती प्रथा होती थी। बाद में जो राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलके इनकी हेल्प से इसको बंद करवा दिया था, बैन करवा दिया था और इसको दंडनीय घोषित कर दिया था। 1829, हाँ जी, राजा राम मोहन रॉय ने। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बाकी सब भी आंसर देंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वायसराय ऑफ इंडिया एड्रेस द बंगाल फेमाइन of 1943 by ordering the army to distribute relief supplies to the starving rural Bengalis? भारत के निम्नलिखित वायसराय में से किसने 1943 के बंगाल के अकाल को संबोधित करते हुए सेना को भूखे ग्रामीण बंगालियों को राहत आपूर्ति वितरित करने का आदेश दिया था? यानी इनको जो रिलीफ है, जो खाना वगैरह है, वो सब चीजें इन्होंने सप्लाई करवाई थी। जो 1943 में जो फेमाइन आया था, जो अकाल पड़ा था 1943 में, कहाँ पे? बंगाल में। उस समय किसने सहायता की थी? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन या फिर लॉर्ड लिलिंथगो? बताइए।
इंडिविजुअल ललन को, ओके। लोकेश डी, कृतिका डी, अंजू बी, ओके। लॉर्ड माउंटबेटन, योगेश डी। हाँ जी, वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स को सारा अनाज भेज दिया गया था। ये पॉलिसी बनाई गई थी और इसी वजह से फिर जो बंगाल था उसको सफर करना पड़ गया था। यहाँ पे अकाल भी पड़ा था, 1943 की ये बात है। सो उसी समय पे कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने मदद की थी ग्रामीण बंगालियों की? 1943 में कौन थे बताइए, वायसराय कौन हुआ करते थे? ललित कुमार डी, ओके। इस समय पे वॉइसरॉय कौन हुआ करते थे इंडिया के, उसी से आपको पता चल जाएगा अगर आपको इस टाइम पीरियड के आपको वॉइसरॉय आपको पता है। ऑलमोस्ट 3 मिलियन पीपल इस समय पे, ऑलमोस्ट 3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। 3 मिलियन पीपल वर एस्टिमेटेड टू डाई, मतलब ऑलमोस्ट 3 मिलियन जो पीपल थे वो मारे गए थे इस अकाल में। और इसी समय पे जो राहत आपूर्ति थी वो बंगालियों को भेजी थी किन्होंने? लॉर्ड लिलिंथ को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन्होंने ही जो है उनकी मदद के लिए बंगालियों के लिए क्या भेजी थी? राहत भेजी थी, यानी राहत आपूर्ति के लिए, जैसे खाना वगैरह है, ये ऐसी चीजें हैं और दूसरी चीजें जो जरूरी जो सामान होता है वो सब चीजें इन्होंने भिजवाई थी ग्रामीण बंगालियों के लिए। किन्होंने? लॉर्ड लिलिंथ को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हाँ जी, इंडिया का बिगेस्ट फेमाइन 1943 बंगाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वायसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया? निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत के पहले वायसरॉय के रूप में नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश भारत के पहले वायसरॉय बताने हैं। इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए इंडिविजुअल, हाँ जी, ऐसा ही होता था उस समय पे। और विंस्टन चर्चिल की ये पॉलिसी थी, उसी वजह से जो लोग हैं जो भूख के कारण यानी अकाल के कारण है मारे गए थे। कैनिंग, ओके। लोकेश ए, यानी कैनिंग, ओके। इंडिविजुअल कृतिका, लोकेश, अंजू, योगेश ए। सबका आंसर ए है, लॉर्ड कैनिंग। वाह, तुम्हें तो क्वेश्चन याद हो गए। चलिए, सबका आंसर ए है। चलिए, आपके वोट ज्यादा हो गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए को ही लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। फर्स्ट जो पहले पहले जो वायसरॉय थे ब्रिटिश भारत के, वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 की जो हमारी क्रांति हुई थी, जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो गया था। और जो इंडिया का जो रूलर थे, मतलब कौन बन गए थे, हेड कौन थे, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया था पूरा। यानी महारानी विक्टोरिया अब क्या बन गई थी, महारानी इंडिया की भी बन गई थी। अब ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही पूरा शासन था भारत का। ईस्ट इंडिया, जैसे कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हुआ करता था। और इसी के बाद क्या है, पहले वॉइसरॉय बनाए गए, अब गवर्नर जनरल से चेंज करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बनाए गए। और लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसरॉय थे भारत के। लास्ट कौन थे? लास्ट कौन थे वॉइसरॉय इंडिया के? ये तो आपके पहले हो गए लॉर्ड कैनिंग। लास्ट वॉइसरॉय बताइए। चलिए, क्लास की टाइमिंग, चलिए देखते हैं क्लास की टाइमिंग। बा अभी तो यही रहती है, उसके बाद अगर चेंज होती है तो मैं आपको बता देती हूँ।
चलिए इस पे आ जाते हैं। ब्रिटिश भारत के पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग, आपने बिल्कुल सही बताया। 1857 की क्रांति के बाद ये आया था कि गवर्नर जनरल से अब क्या होने लग गया था, जो शासन था पूरा ब्रिटिश क्राउन के अंडर में चला गया था और वॉइसरॉय की उपाधि वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिए गए थे, जिसमें लॉर्ड कैनिंग पहले थे। लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बताएंगे, लास्ट कौन थे? पहले हो गए, लास्ट बताइए। माउंटबेटन, बिल्कुल। लॉर्ड माउंटबेटन है वो कौन थे? लास्ट वॉइसरॉय थे। लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, ये थे कौन? ये थे लास्ट लास्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, और पहले थे लॉर्ड कैनिंग। हाँ जी, माउंटबेटन जो थे ये क्या थे? ब्रिटिश के पहले थे, यानी इंडिपेंडेंस से पहले ये थे। इंडिपेंडेंस के बाद पहले राम गोपालाचारी, बिल्कुल सही आपने बताया, राजगोपालाचारी थे। ये जो आप ब्रिटिश के बता रही हूँ मैं, जिस समय पे आजादी से पहले के समय के थे, ये पहले जो लास्ट थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। Who was the Governor General of India during the first Anglo-Sikh War? जब पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ उस समय पे गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आपको बताना है। चलिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड कैनिंग? एंग्लो सिख वॉर, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कब हुआ था? लॉर्ड क्यों लगता है? खुद ही लगा लेते थे भाई लॉर्ड। वो है ना, हर किसी का, जैसे हम जो हिंदुस्तान उस समय पे जो जितने भी वॉइस रॉय थे, जितने भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, सब के आगे लॉर्ड ही लगाते थे वो। अब इसका बिल्कुल कुछ सॉलिड ऐसा रीजन तो नहीं है कि वो लॉर्ड ही क्यों लगाते थे। चलिए, लोकेश एंड योगेश, ऑप्शन नंबर बी। ओके, लॉर्ड हार्डिंग। ओके, और बताइए। अच्छा, यही रह गए। कृतिका बी, अंजू ए, ललित बी, योगेश बी। कब हुआ था फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर? कब हुआ था? 1845 से 46 के बीच में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था। किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिख। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख के बीच में जो है ये पहला वॉर हुआ था, जो सिख एम्पायर था उनके बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1845-46 के समय पे ये वॉर हुआ था। तो देख लीजिए इस टाइम पीरियड पे कौन से गवर्नर जनरल हुए होंगे। सबसे ज्यादा हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आपके वोट ज्यादा हैं। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। इस समय पे एंग्लो सिख वॉर के समय पे सबसे जो जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग ही थे। कब हुआ था? 1845-46 के बीच में ये वॉर हुआ था। किस किस के बीच में? सिख एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लॉर्ड का कोई रीजन? ठीक है, लॉर्ड लगाने का रीजन है जो मैं कल ढूंढ के लाऊंगी, अभी तो मुझे ऐसा एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। The bill which provides for the trial of British or European person by Indian magistrate was, भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति के प्रशिक्षण का प्रावधान करने वाला विधेयक कौन था? बताइए। हेस्टिंग बिल, डलहौजी बिल, एल्बर्ट बिल या जॉर्ज बिल? किस बिल के अंडर ऐसा हुआ था? यानी इसके अंडर क्या था कि जो भारतीय जो मजिस्ट्रेट बैठेंगे, जो जज बैठेंगे, वो जो यूरोपियन जो लोग हैं या फिर जो ब्रिटिश लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा इस बिल में दिया गया था। तो ये बिल, इस बिल का नाम आपको बताना है। हेस्टिंग, डलहौजी, इल्बर्ट या जॉर्ज बिल?
1883 एल्बर्ट बिल। ओके, ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा है हमारे पास, एल्बर्ट बिल। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए और बताइए, आंसर देंगे सब? सी को लॉक कर दिया जाए। ओके, ठीक है, कृतिका इज वेरी कॉन्फिडेंट फॉर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बिल्कुल सही। कौन था ये? एल्बर्ट बिल था। एल्बर्ट बिल के अंडर ऐसा कब दिया गया था? और ये 1883, 1883 में ये बिल आया था, एल्बर्ट बिल। 1883, 9 फेब 1883 को ये आया था। और इसमें क्या था? इसमें ये दिया गया था कि जो इंडियन मजिस्ट्रेट होंगे, जजेस होंगे, उनके पास ये पावर होगी कि वो जो यूरोपीय और जो ब्रिटिश लोग हैं उनके ऊपर भी वो क्या है, कार्यवाही कर पाएंगे। जो सीनियर जो मजिस्ट्रेट होंगे सिर्फ वो, उनको ये अधिकार दिया गया था। कब? 9 फेब 1883 को ये बिल आया था। और किसके द्वारा दिया गया था ये? लॉर्ड रिपन। इस समय पे लॉर्ड रिपन थे, उनके द्वारा ये बिल रखा गया था, जो कि एल्बर्ट के द्वारा लिखा गया था ये बिल। और इसका मेन एम यानी ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन और मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो इंडियन जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके पास भी पावर हो, उनके पास भी अधिकार हो। क्योंकि पहले ये था, इससे पहले ये था कि सिर्फ जो ब्रिटिश जो जजेस होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, वो इंडिया जो इंडियंस थे उन पे पूरी तरह उनका अधिकार होता था कार्रवाई करने का। जबकि इंडियंस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता था कि अगर कोई ब्रिटेन का यानी कोई ब्रिटिश इंसान भी कुछ गलती कर देता है, कुछ ऐसा क्राइम कर देता है, तो भी कोई इंडियन मजिस्ट्रेट जज उस पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। इस बिल के बाद ऐसा हुआ था। लेकिन ये बिल आया तो था, लेकिन ये पास नहीं हो पाया था, क्योंकि जो यूरोपियन और ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट कर दिया था कि वो किसी इंडियन के अंडर में उनकी सजा नहीं सुनेंगे, उनकी कार्रवाई को वो नहीं मानेंगे। इसलिए ये बिल बाद में पास भी नहीं हो पाया था। कौन सा था ये? एल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन के द्वारा ये दिया गया था 9 फेब 1883 को। सो ये फेल रहा था ये बिल। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following Indian states was the first to sign a subsidiary alliance with the British? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था? यानी सबसे पहले जो सब्सिडियरी अलायंस था वो किसने एक्सेप्ट किया था? हैदराबाद, कोचीन, त्रावणकोर या फिर मराठा? बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। इंडिविजुअल हैदराबाद, लवकेश हैदराबाद, कृतिका। ओके, हैदराबाद सबसे ज्यादा हैदराबाद है। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। ओके, क्या बात है, गूगल खोल के बैठे हो या फिर सही में बता रहे हो? ओके, बहुत बढ़िया। अगर आप खुद बता रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। हैदराबाद। ओके, सबसे ज्यादा हमारे पास ऑप्शन हैदराबाद के लिए है। हैदराबाद को लॉक कर दिया जाए। ए। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपने बताया। सबसे पहले हैदराबाद ने ही सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट किया था। क्या था सहायक गठबंधन? सब्सिडियरी अलायंस था क्या, ये जान देख लेते हैं। सब्सिडियरी अलायंस के अंडर में क्या था कि जो भारतीय जो राज्य होंगे उस समय पे, मान लीजिए हैदराबाद के निजाम जो थे उनके साथ ऐसा गठबंधन किया गया था कि या तो उनको जो ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, ब्रिटिश ट्रूप यानी जो ब्रिटिशर्स के जो सैनिक हैं, उनको अपनी सेना में रखना होगा, उनकी मेंटेनेंस देखनी, सब कुछ उनकी देखरेख करनी होगी, ब्रिटिश ट्रूप्स को रखना होगा। या फिर
क्या था, उनके लिए जो मेंटेनेंस होगी वो देनी होगी। या तो मतलब सीधी सी बात ये थी कि या तो हमारे सैनिकों को आप रख लीजिए अपनी सेना में, सब कुछ आप उन्हीं का देखेंगे, या फिर सीधी सी बात है कि आप हमारे सैनिकों का जो पूरा खर्चा है, जो सारी देखरेख है, वो आप हमें देखेंगे देंगे। तो ये दो बात थी, यानी सीधी डायरेक्टली ये क्या थे, धीरे धीरे क्या थे, जो भारतीय जो राज्य थे उन पे अपना कब्जा, अपना जो रोल था वो ज्यादा रोब दिखाना चाह रहे थे। धीरे धीरे करके उन्होंने ऐसे ही पूरे जो सैनिक थे वो ब्रिटिशर्स की में बदल दिए थे और उन्हीं पे हमला बोल के फिर उन पे कब्जा कर लिया था। तो ये इनकी पूरी बहुत ही बढ़िया प्लानिंग थी। इसी में हैदराबाद के जो निजाम थे, इन्होंने सबसे पहले जो सब्सिडियरी अलायंस है वो एक्सेप्ट की थी। गठबंधन में हस्ताक्षर करने वाला पहला जो प्रोविंस था, जो राज्य था, वो कौन थे, हैदराबाद ही था। और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस, यानी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वैसे तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो फ्रेंच कंपनी आई थी, डुप्लेक्स ने ये इंट्रोड्यूस किया था। वैसे तो डुप्लेक्स ने ये इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन एक्शन में कौन लेके आए थे? वेलेस्ली। जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे, 1798 से 1805 के बीच में जो थे वेलेस्ली, इन्होंने ये एक्शन में लेके आए थे। इन्होंने ही सब्सिडियरी अलायंस के अंडर में जो राज्य थे वो अपने अंडर में किए थे। हैदराबाद इनमें से सबसे पहला था। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए आप सबने बिल्कुल सही बताया, हैदराबाद इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which town the Supreme Court was established for the first time under Regulating Act 1973? एंड अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन, कल हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था, आपको बताया भी था। 1373 के विनियम अधिनियम के तहत पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? 1773 का पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके अंडर में मैंने आपको बताया था क्या था। एक तो जो बंगाल के बने थे गवर्नर जनरल, जो बने थे कौन, सबसे पहले जो बने थे, और उसके बाद क्या था, जो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, कहां पे बताइए? कोलकाता। ओके, लोकेश, अंजू, कृतिका, ललित, सबसे ज्यादा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता। कल हमने क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। हाँ जी। सो आंसर क्या हो सकता है बताइए, सबसे ज्यादा हमारे पास आंसर क्या है? देखिए बिल्कुल सही, देखिए कलकत्ता बिल्कुल सही है। कोलकाता में पहला जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे स्थापित किया था, यानी सबसे पहले यहीं पे आया था सुप्रीम कोर्ट। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट जो पास हुआ था पहला, उसके अंतर्गत ही ये सुप्रीम कोर्ट जो है स्थापित किया गया था। और इसके पहले जो थे वो मजिस्ट्रेट यानी कौन हुआ थे पहले, बताइए? ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बार आता है। सी को ओके कृतिका, सी को लॉक कर दिया गया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इनके फर्स्ट चीफ ऑफ जज कौन थे? फर्स्ट चीफ जज सर एलिजा इम्पे, ये हुआ करते थे पहले चीफ जज, कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के, कोलकाता के। सो द ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following was the viceroy of India when the Indian Universities Act was passed in 1904? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित होने पर निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? 1904 में, 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो पास हुआ था, पारित हुआ था, उस समय पे भारत का वायसराय आपको बताना है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो? कर्जन। ओके, लोकेश सी, रेबेलियन, अंजू सी, लॉर्ड कर्जन।
चलिए बाकी सब बताएंगे। पार्टीशन 1904 बाद में 1905 में क्या है, पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था इसी समय पे, इन्हीं के अंडर में। पार्टीशन ऑफ बंगाल भी इसी समय पे 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पारित हुआ था। उसके बाद 1905 में क्या है, बंगाल का विभाजन हुआ था। ऋतु गुड आफ्टरनून ऋतु, बहुत लेट क्लास ज्वाइन किए, बट कोई नहीं, बाद में जो पीछे के आपके क्वेश्चन रहते हैं उनको कवर कर लीजिएगा। चलिए बताइए। किस लिए किया गया था ये 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस लिए पारित किया गया था, क्या एम ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या लक्ष्य था इसको पारित करने का? लोकेश योगेश ज्यादा आगे मत बढ़िए, यहीं तक रहते हैं, बाद में आएंगे। पहले 1904 1905 से निपट लेते, बाद में 6-7 तक चलेंगे। देखिए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी आपने बिल्कुल सही बताया, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये पारित किया गया था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके अंडर में क्या था, जितने भी जो भारतीय जो यूनिवर्सिटी थी उनकी कंडीशन को, उनकी जो कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए ये किया गया था 1904 में। इसके अंडर में जो जितने भी यूनिवर्सिटीज थी वो गवर्नमेंट के अंडर ले ली गई थी, जिसके द्वारा ताकि उनकी कंडीशन को, उनके अंदर एजुकेशन को, उसको और ज्यादा बेटर बना सके, ज्यादा अच्छी कंडीशन उनको दे सके। साथ ही साथ इन्होंने जो लेबोरेटरीज थी, जो लैब्स थे, लेबोरेटरीज जो थी, उनको भी इंट्रोड्यूस किया था, यानी ताकि रिसर्च की जो एरिया है, यानी रिसर्च का एरिया बढ़ सके, रिसर्च वाला इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। लैब्स ये इंडिया में लेके आए थे भारतीय विश्वविद्यालय में, इसी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत। और जो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जो कंडीशंस हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए कंडीशंस हैं उनको सुधारा जा सके, ताकि और अच्छी शिक्षा बढ़ सके और लेबोरेटरीज यानी रिसर्च का काम सबसे ज़्यादा हो सके। इसीलिए ये अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में। बाद में इसके बाद देखिए, इसके बाद देखते हैं क्या हुआ था। ये तो था आपका विश्वविद्यालय अधिनियम। इसके बाद मैंने आपको बताया 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इनका मेन एम क्या था, इनका जो लक्ष्य था वो ये था कि हिंदू और मुस्लिम को अलग कर दिया जाए, डिवाइड किया जाए। डिवाइड एंड रूल का इनका नियम रहा है, यानी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और वहां पे राज करो, ये वाला उनका नियम रहा है। तो इसी वजह से बंगाल ऑफ पार्टीशन इन्होंने ये कर दिया था कि बंगाल को जो है, यानी मुस्लिम जो राज्य है उसको भारत से, हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। इसी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। और इसी के अगेंस्ट में, इसी के विद्रोह में क्या हुआ था, हमारा स्वदेशी मूवमेंट आया था। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, आंदोलन स्टार्ट हो गया था स्वदेशी में, जिनके अंडर में भारतीयों ने ये चीज क्या किया था, ये माना था, ये मना कर दिया था कि वो कोई भी जो अंग्रेजी साम्राज्य की जो चीजें हैं वो यूज नहीं करेंगे, वो सिर्फ जो स्वदेशी यानी अपने देश की जो चीजें हैं वही यूज करेंगे, और वो पूरी तरीके से ब्रिटिश को नकार देंगे। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से 1911 में जो लॉर्ड कर्जन थे वो फिर वापस ब्रिटेन भाग गए थे। और इसी समय 1911 में फिर क्या हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल को इन्होंने वापस ले लिया था, अलग नहीं किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल को वापस, यानी बंगाल को वापस भारत में मिला दिया गया था 1911 में, जो कि 1905 में हुआ था। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से ही 1911 में इसको वापस भारत में मिला लिया गया था। किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर वॉज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट पास इन इंडिया?
भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ये बताइए। चलिए आपके ऑलमोस्ट 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से कर लेते हैं। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब स्टार्ट हुआ था ना, कब पारित किया गया था बताइए। 1929, 31, 1935 या 1933? 1929। ओके, चलिए बताइए। बाल विवाह, देखिए इसके अंडर में क्या हुआ था। 1929 बिल्कुल सही आपने बताया। ओके ऋतु 28 सितंबर 19, ओके बिल्कुल सही। 28 सितंबर 1929 को ये जो बाल विवाह निरोधक अधिनियम है ये पारित किया गया था। इसके अंडर में क्या किया गया था, जो गर्ल्स की एज है वो कितनी गई थी, 14 ईयर, यानी जो विवाह की जो उम्र है उसको 14 कर दिया गया था, और बॉयज की 18 कर दी गई थी। 1929 में ये हुआ करती थी, जो विवाह की जो उम्र इन्होंने बढ़ा दी गई थी। इसके बाद क्या है, उसके बाद भी इसको चेंज कर दिया गया था। कब, 1949 में इसको दोबारा चेंज कर दिया गया था, जिसमें दोबारा ये जो है एज बढ़ा के ये कितनी कर दी गई थी, ये 14 से कितनी कर दी गई थी, 15, इसको 15 बढ़ा दिया गया था, ये 18 ही थी। उसके बाद ये 3 बार और दोबारा फिर चेंज हुई थी 78 में, 78 में फिर चेंज हुई, 78 में, 1978 में फिर इसको कर दिया गया 15 से 18, और बॉयज की कर दी गई 21, जो इस समय पे दोबारा फिर से चेंज हो चुकी है, जो 21 हो चुकी है गर्ल्स की। तो क्या है, 1929 ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, 1929, 18 सितंबर 1929 में। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which act passed by British government of India abolished the Council of India? भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारत की परिषद को समाप्त कर दिया था? काउंसिल ऑफ इंडिया को समाप्त कर दिया था कौन से नियम के द्वारा, कौन से उसके द्वारा, अधिनियम के द्वारा किया गया था बताइए। टाइम हो गया, बस लास्ट टाइम। चलिए बताइए। किस अधिनियम ने भारत की परिषद को समाप्त कर दिया था बताइए। सो 1935 का जो सरकार, भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 आया था, उसके तहत क्या है, इसको समाप्त कर दिया गया था, जिसमें क्या था, जो डायरकी यानी द्विज शासन का जो था उसको समाप्त कर दिया गया था, और इंडियन काउंसिल को भी इसके अंदर समाप्त कर दिया गया था। किसमें, 1935 के जो भारत सरकार का जो अधिनियम था। सो द ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी बिल्कुल सही आपने बताया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। बहुत ही इजी क्वेश्चन। कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी थी वो कब स्थानांतरित की गई थी, 1911, 1905, 1907 या 1909? बहुत ही इजी क्वेश्चन, चलिए जल्दी बताइए। ब्रिटिशर्स को ये लगा था कि कलकत्ता से बेटर, यानी कलकत्ता से ज्यादा अच्छे से तरीके से वो दिल्ली से जो है साम्राज्य है वो चला सकते हैं, ज्यादा अच्छे से रूल कर सकते हैं इंडिया को, इसलिए उन्होंने दिल्ली जो कैपिटल थी उसको दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था, गया था कलकत्ता से। ये कब किया गया था, 1911। ओके, सबसे ज्यादा हमारे पास आंसर 1911 के लिए है, लॉक कर दिया जाए।
चलिए, सो द ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में है जो कैपिटल चेंज कर दी गई थी, 12 दिसंबर 1911 को। सो द ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए, ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस थे। आज की क्लास को यही एंड करते हैं, आपका टाइम भी हो चुका है। कल से हमारी क्लास यहीं से कंटिन्यू रहेगी। और क्लास एंड होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो ऑफर है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, दिल्ली पुलिस के लिए, एस्टेट के लिए बैच, दिल्ली पुलिस के लिए 399 में, वहीं एस्टेट के लिए आपका बैच है 1599 में। क्या हो गया है, आपका ऑफर है 16 सितंबर तक ये ऑफर चल रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके एनरोल कर लीजिए। और आपका इसी के साथ साथ जो हिस्ट्री का जो बैच है वो भी आपका कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है 199 में, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिए।